नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे राज्य की बात करने वाले हैं जिसका इतिहास न सिर्फ दिलचस्प है बल्कि बहुत ही विशाल है। आज हम बंगाल की उस पूरी यात्रा को समझेंगे, एक ग्लोबल हब होने के सुनहरे दौर से लेकर आज के उस दौराहे तक जहां आज ये राज्य खड़ा है। यकीन मानिए, ये एक ऐसा सफर है जो सिर्फ एक क्षेत्र की नहीं बल्कि पूरे देश की दिशा बदलने की कहानी कहता है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर दुनिया को राह दिखाने वाला बंगाल आज इस मोड़ पर कैसे आ खड़ा हुआ। मतलब जिस राज्य को कभी भारत का सबसे पढ़ा लिखा, सबसे समृद्ध राज्य माना जाता था, जिसके विचार पूरी दुनिया को दिशा दिखाते थे, वो आज इतने संघर्षों का सामना क्यों कर रहा है। उसके उस गौरवशाली अतीत और आज के हालातों के बीच आखिर ऐसा क्या क्या घटा, आज हम इसी कॉन्ट्रास्ट को डिकोड करेंगे। इस सफर को हम इन 5 हिस्सों में बांटकर देखेंगे। सबसे पहले बंगाल का स्वर्णिम युग, फिर विभाजन का गहरा आघात, उसके बाद वामपंथी दौर और औद्योगिक पतन, फिर 2011 का ऐतिहासिक परिवर्तन और आखिर में बात करेंगे वर्तमान चुनौतियों और भविष्य की। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले पड़ाव से, बंगाल का स्वर्णिम युग। आपको पता है, उस दौर में बंगाल सिर्फ पैसों के मामले में ही आगे नहीं था। ये हमारे देश के मॉडर्न इंटेलेक्चुअल और कल्चरल पुनर्जागरण का जन्मस्थान था। रविंद्रनाथ टैगोर की कविताएं हों, स्वामी विवेकानंद का दुनिया को दिया गया दर्शन हो, या फिर सुभाष चंद्र बोस का वो जज्बा जिसने एक पूरे साम्राज्य को हिलाकर रख दिया, ये सब यहीं से तो शुरू हुआ था। उस वक्त सच में कहा जाता था कि जो बंगाल आज सोचता है, पूरा भारत कल उसका अनुसरण करता है। अब जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। 1600 और 1700 के दशक में बंगाल ग्लोबल ट्रेड का सेंटर था। और मजे की बात देखिए, वैश्विक व्यापार से आने वाली इसी अपार संपत्ति ने उन संस्थानों की नींव रखी जिन्होंने भारत में आधुनिक शिक्षा और साइंटिफिक सोच को जन्म दिया। 1817 में हिंदू कॉलेज और 1857 में कलकत्ता यूनिवर्सिटी का बनना इसी की मिसाल है। मतलब भारत का पहला मॉडर्न इंटेलेक्चुअल इकोसिस्टम यहीं तैयार हो रहा था। और अगर हम 17वीं और 18वीं सदी के एक्सपोर्ट्स की बात करें तो वो सच में हैरान करने वाला है। ढाका की मलमल के बारे में तो आपने सुना ही होगा। इतनी महीन की पूरी पोशाक एक अंगूठी के आर पार हो जाए। मुर्शिदाबाद का सिल्क देखकर यूरोपियन व्यापारी हैरान रह जाते थे। और हुगली के बंदरगाह से जो समुद्री जहाज निकलते थे ना, वो इस रीजन की बेजोड़ ताकत का सबूत थे। दौलत, शिक्षा और कला का ऐसा शानदार संगम उस वक्त दुनिया में शायद ही कहीं और था। लेकिन फिर आया हमारा दूसरा पड़ाव, विभाजन का गहरा आघात। 1947 की आजादी के साथ एक ऐसा दर्दनाक डोमिनो इफेक्ट शुरू हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। रातों रात बॉर्डर की एक लकीर खिंच गई। पूर्वी पाकिस्तान से लाखों शरणार्थी सीमा पार करके बंगाल आने लगे। सड़कें, रेलवे स्टेशन, रिलीफ कैंप, सब के सब ठसाठस भर गए। जाहिर है, इस अचानक हुए बड़े बदलाव ने वहां के लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमी को पूरी तरह से क्रैश कर दिया। रातों रात एक ऐसा राज्य जो समृद्धि की मिसाल था, वो बेरोजगारी और स्ट्रगल के भारी बोझ तले दबने लगा। और देखिए, इसी आर्थिक हताशा से एक नया संकट पैदा हुआ। 1960 और 70 के दशक तक आते आते ये जो कल्चरल कैपिटल थी ना, ये रोजमर्रा के राजनीतिक टकरावों और यूनिवर्सिटी प्रोटेस्ट में उलझकर रह गई। युवाओं के एक बड़े हिस्से ने सिस्टम के खिलाफ बगावत कर दी और यहीं से जन्म हुआ नक्सल आंदोलन का। डर का माहौल ऐसा बना कि इंडस्ट्रीज धीरे धीरे राज्य छोड़कर जाने लगी। अब हम आते हैं तीसरे दौर पर, वामपंथी दौर और औद्योगिक पतन। साल था 1977। ये वो साल है जिसने बंगाल की पॉलिटिक्स को हमेशा के लिए बदल दिया। लेफ्ट फ्रंट यानी वामपंथी सरकार सत्ता में आई और यहां से उनके 34 साल लंबे शासन की शुरुआत हुई। शुरुआत तो काफी अच्छी हुई, भूमि सुधार हुए, गांव के गरीबों की आवाज सुनी गई। लेकिन वक्त के साथ इस दौर की प्राथमिकताएं पूरी तरह बदलने लगी। सोर्स की माने तो डेवलपमेंट से कहीं ज्यादा भारी आइडियोलॉजी यानी विचारधारा पड़ने लगी। एक अजीब सा स्ट्राइक कल्चर शुरू हो गया। ट्रेड यूनियनों के टकराव, आए दिन होने वाले बंद, इन सब ने बंगाल की इंडस्ट्रियल इमेज को बहुत गहरा नुकसान पहुंचाया। इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस पूरी तरह से टूट गया और नतीजा, बड़ी बड़ी कंपनियां अपना बोरिया बिस्तरा बांधकर राज्य से बाहर जाने लगी। जो फैक्ट्रियां कभी मशीनों के शोर से गूंजती थीं, वो अब बिल्कुल वीरान और शांत होने लगी। इसको आप ऐसे समझिए, 1980 और 90 के दशक में जब बेंगलोर और हैदराबाद जैसे शहर कंप्यूटर रेवोल्यूशन का फायदा उठाकर आईटी हब बन रहे थे, उसी वक्त बंगाल में नई तकनीक का भारी विरोध हो रहा था। उन्हें डर था कि इससे नौकरियां चली जाएंगी। हालात तो यहां तक आ गए थे कि दफ्तरों से
कंप्यूटर तक हटा दिए गए। यही एंटी टेक्नोलॉजी अप्रोच एक बहुत बड़ा कारण बनी, जिसकी वजह से बंगाल पिछड़ता चला गया और वहां के युवाओं को रोजगार के लिए मजबूरन दूसरे राज्यों का रुख करना पड़ा। इसके बाद आता है हमारा चौथा फेज 2011 का ऐतिहासिक परिवर्तन। औद्योगिकरण वर्सेस कृषि भूमि अधिकारों के इस भारी टकराव ने एक नए बदलाव की जमीन तैयार की। 2006 में सिंगूर में टाटा नानो प्रोजेक्ट को लेकर एक बहुत बड़ा आंदोलन शुरू हुआ। उसके तुरंत बाद 2007 में नंदीग्राम के हिंसा और फायरिंग ने पूरे राज्य को झकझोर कर रख दिया। और इन सब का फाइनल रिजल्ट ये हुआ कि 2011 में 34 साल पुराने वामपंथी शासन का अंत हो गया और ममता बनर्जी राज्य की नई मुख्यमंत्री बनी। इस पूरे प्रोटेस्ट के दौरान एक नारा जो हर किसी की जुबान पर था वो था माँ, माटी, मानुष। गांव हो या शहर, ये स्लोगन हर जगह गूंज रहा था। बढ़ते विरोध प्रदर्शनों के बीच इसने लोगों के दिलों में बदलाव की इच्छा और एक बिल्कुल नए दौर की उम्मीद को बड़ी खूबसूरती से जगा दिया था। अब देखिए, सत्ता में आने के बाद नई सरकार के शुरुआती सालों में कुछ बहुत ही ठोस वेलफेयर स्कीम्स भी लागू हुई, जैसे बालिकाओं के लिए कन्याश्री योजना, स्टूडेंट्स को साइकिल देने की सबूत साथी योजना और ग्रामीण इलाकों में नई सड़कों का जाल बिछाना। इन चीजों ने सच में कई ग्रामीण परिवारों की जिंदगी को बेहतर बनाया और राज्य में एक नई उम्मीद पैदा की। और अब फाइनली आते हैं आज के हालात पर, वर्तमान चुनौतियां और भविष्य की राह। अगर हम हालिया घटनाओं पर नजर डालें तो हमारे सोर्स ने कुछ बहुत ही सीरियस मुद्दों को हाईलाइट किया है। इलेक्शन के दौरान होने वाली राजनीतिक हिंसा, एसएससी भर्ती घोटाले के गंभीर आरोप और अभी हाल ही में संदेश खाली और आरजी कर मेडिकल कॉलेज से जुड़े मामलों ने पूरे देश में एक बड़ी बहस छेड़ दी है। इन घटनाओं को लेकर विपक्ष और आम जनता दोनों की तरफ से कानून व्यवस्था और महिला सुरक्षा पर काफी गंभीर सवाल खड़े किए गए हैं। इन सब के बीच एक विजुअल ऐसा था जिसने पूरे देश को हैरान कर दिया। एसएससी रिक्रूटमेंट स्कैम के दौरान नेशनल टीवी पे कमरों में भरे कैश के जो पहाड़ दिखे ना, वो सिर्फ लोकल करप्शन का आरोप नहीं रह गया था, वो एक नेशनल न्यूज बन गया। सोर्स साफ तौर पर बताता है कि इस घटना ने उन हजारों प्रदर्शनकारी स्टूडेंट्स के भरोसे को चकनाचूर कर दिया, जिन्हें लगा कि उनका फ्यूचर और उनकी मेहनत उनके हाथों से छीन ली गई है। तो कुल मिला के आज बंगाल एक दो राहें पर है। एक तरफ वर्तमान की कुछ बहुत ही कड़वी सच्चाइयां हैं, पॉलिटिकल पोलराइजेशन, राज्य पर बढ़ता कर्ज और युवाओं का लगातार दूसरे राज्यों की तरफ पलायन। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जनता की साफ और मजबूत मांग है। आज की नई जनरेशन को सिर्फ भाषण नहीं चाहिए, उन्हें ट्रांसपेरेंट एजुकेशन, सुरक्षित नौकरियां और रहने के लिए एक सेफ माहौल चाहिए। क्योंकि जैसा कि सोर्स याद दिलाता है, किसी भी राज्य की असली ताकत उसके लोग और उसके युवा ही होते हैं। तो इस एक्सप्लेनर के आखिर में हम आपको एक गहरे सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। क्या बंगाल अपनी पुरानी खोई हुई पहचान वापस पा सकेगा? क्या वो फिर से इनोवेशन और एजुकेशन का हब बन पाएगा, या फिर ये ब्रेन ड्रेन ऐसे ही चलता रहेगा? क्या भारत के पुनर्जागरण की जमीन एक बार फिर से खड़ी होकर देश को दिशा दिखा पाएगी? खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा। लेकिन इतना जरूर है कि बंगाल की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी सीखते रहिए।